Very good evening to all my dear एग्जाम फाइटर फैमिली मेम्बर्स। साथियों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर कर रहे हैं, जो कि सिलेबस का पेपर था जीएस सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग अभी इंडियन पॉलिटी का स्टडी करते हैं इवनिंग में 5 to 7 PM पर डे, जो आपको वीडियो मिल जाती है 5 to 7 PM। और आज का ये जो सेशन है, हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार, जिसे मूल अधिकार कहते हैं या फंडामेंटल राइट। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये फिक्स है, इस सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। मूल अधिकार से क्वेश्चन रहते हैं और इसीलिए आज का जो ये मूल अधिकार का चैप्टर होगा, इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। आज हम लोग कुछ पढ़ेंगे और फिर कुछ कल पढ़ेंगे। इसे 2 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे मौलिक अधिकार को। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, ये हमें जानना होगा। तो मौलिक अधिकार वस्तुतः वैसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के लिए आवश्यक होते हैं। ये प्राकृतिक अधिकार होते हैं, अप्रतिदेय अधिकार होते हैं। मतलब ये अधिकार देना ही देना है। अगर व्यक्ति को, मनुष्य को एक सही इंसान बनना है तो उसे मौलिक अधिकार चाहिए। इनके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये मौलिक है, नेचुरल है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये ऐसे अधिकार होते हैं, इसलिए इसको मौलिक बोला जाता है, मूल बोला जाता है, फंडामेंटल बोला जाता है, इसलिए इसे ये मौलिक अधिकार है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले पूरी दुनिया में मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ आया, इसे लिखित रूप से कहाँ पे किया गया, और भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए इसे कब से दिया गया और कितने तरह के मौलिक अधिकार हैं अभी, और इसमें समय समय पे क्या क्या चेंजेज हुआ है, उन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मौलिक अधिकार, जो भारत में मौलिक अधिकार आया है वो यूएसए से आया है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो फंडामेंटल राइट लिया गया है वो कहाँ से लिया गया, यूएसए। और यूएसए में जो मौलिक अधिकार है उसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मौलिक अधिकार है उसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। और जब वहाँ संविधान लागू हुआ उस समय ये बिल ऑफ राइट्स नहीं था, इसे बाद में वहाँ पे जोड़ा गया है। लेकिन हमारे देश में आरंभ से ही मूल अधिकार है, जब से संविधान लागू हुआ है। भले ही हमने अमेरिका से मूल अधिकार ग्रहण किया है, लेकिन हम लोग अमेरिका से एक कदम आगे हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी जब संविधान अपना लागू किया उस समय बिल ऑफ राइट्स नहीं दिया था, बाद में दिया। हम लोगों ने स्टार्टिंग से ही इसे दे दिया है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार का वर्णन कहाँ पर किया गया है। हमारे संविधान में टोटल 22 भाग हैं, इसका हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। 22 भागों में जो तीसरा भाग है, मतलब 3rd चैप्टर जो है, तीसरा भाग, वहाँ पे मूल अधिकारों का वर्णन है। और मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक, कितने अनुच्छेदों तक, तो 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है। इसीलिए जो हम लोग कहाँ से लिए इसे, बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से। तो इसलिए इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। हमारा जो मूल अधिकार है इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो मूल अधिकार वाला भाग। तो कौन सा भाग पूछा जाएगा, तो भाग 3। कौन संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3। इसी तरह यहाँ पे एक सेंटेंस आप याद कर लेंगे। अंबेडकर जी के अनुसार संविधान का सबसे अलौकिक भाग, संविधान का सबसे अलौकिक भाग, अलौकिक माने सबसे प्रकाशमय भाग कौन सा है, तो भाग 3। मूल अधिकार को अंबेडकर जी सबसे अलौकिक, सबसे प्रकाशित भाग मानते थे, इसीलिए उसका आंसर भी भाग 3 होगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3। अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान का सबसे अलौकिक भाग कौन सा है, उसका आंसर भी भाग
टी। ठीक है, अब इसका थोड़ा हिस्ट्री पे जाते हैं कि मूल अधिकार एक दिन में तो आया नहीं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री रहा भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो भारत में आज़ादी के पहले से ही मूल अधिकारों का डिमांड किया जाता रहा था। कभी तिलक जी ने मांग किया, कभी गांधी जी ने मांग किया, और पहले संविधान सभा का गठन हुआ। और इस तरह जब हम आज़ादी के पहले देखते हैं, सबसे पहली बार मूल अधिकार कांग्रेस के तरफ से लिखित रूप से कब आया, तो वो था 1931 का कराची अधिवेशन। 1931 का कराची अधिवेशन, जो कि अभी कराची का है, पाकिस्तान में है, वहाँ पे सरदार पटेल इनके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में पहली बार मूल अधिकार कांग्रेस के मंच में आया। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें मूल अधिकारों की मांग की गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मूल अधिकारों की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में किया, तो वो कराची अधिवेशन। कब किया? 1931 में। कहाँ किया? कराची में। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार पटेल। लेकिन मूल अधिकारों का जो प्रारूप तैयार किया था, वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कराची अधिवेशन में मूल अधिकार का जो घोषणा पत्र जारी किया कि मूल अधिकार का डिमांड जो किया गया, तो उस समय उसका जो ड्राफ्टिंग किया, उसे जो बनाया, किसने बनाया? जवाहरलाल नेहरू ने। अध्यक्ष भले ही सरदार पटेल थे, लेकिन अधिकारों का जो प्रारूप तैयार किया, वो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अब बात करते हैं भारतीय संविधान जब लागू हुआ, कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। तो उस समय भारत को कितने मूल अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा आम नागरिकों को मिले थे? तो 7 मूल अधिकार मिले थे इस डेट को। लेकिन अभी कितना है? अभी 6 मूल अधिकार है। एक मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया है। वो मूल अधिकार कौन सा है? संपत्ति। संपत्ति का मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा, संविधान लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे? तो 7। अभी कितने हैं? 6। कौन सा मूल अधिकार खत्म हो गया? संपत्ति का मूल अधिकार खत्म हो गया। संपत्ति का मूल अधिकार, अभी हम लोग को 6 ही मूल अधिकार पढ़ना है, संपत्ति का मूल अधिकार नहीं पढ़ना है। संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया है। ये हमारा मूल अधिकार पहले था, अभी ये बस कानूनी अधिकार बन के रह गया है। ये कानूनी अधिकार है और संविधान के भाग 12 में अभी ये चला गया है। पहले भाग 3 में था, अभी भाग 12 में चला गया है। और ये कब खत्म किया गया, ये भी आपको याद रखना चाहिए, 1978 में। संपत्ति का मूल अधिकार को 1978 में खत्म कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया है। तो ये था थोड़ा, इसका हम लोग हिस्ट्री देख रहे थे। लेकिन अब हम लोग देखेंगे वर्तमान में जो 6 मूल अधिकार हैं, वो कौन कौन से 6 मूल अधिकार हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देख लीजिए, हमारा जब संविधान लागू हुआ, जो 7 मूल अधिकार थे, इसे आप लोग एक नज़र से देख लीजिए। 7 मूल अधिकार कौन कौन से थे? तो सबसे पहले समता का अधिकार 14 से 18। फिर आप बोलेंगे कि आपने तो 12 से 35 कहा। आप सोचते होंगे 12 से 35 कहा, और 2 कहाँ चले गए? तो अभी हम लोग आगे जब इसका डिटेल पढ़ेंगे, इसका भी हम लोग बता देंगे 12 में क्या है, 13 में क्या है। तो वहाँ पे अधिकार नहीं है, कुछ विशेष चीज़, अलग चीज़ें लिखी गई है, इसलिए उनका यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आगे जब पढ़ेंगे इसका डिस्कस करके हम लोग निकलेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं। इसी प्रकार समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। संपत्ति का अधिकार, देखिए इसे ही खत्म कर दिया गया है, अनुच्छेद 21 में था। तो अभी हम लोग का अनुच्छेद 21 ये खत्म हो गया है। अनुच्छेद 21 अभी खत्म है, ये है नहीं। अनुच्छेद 21 खत्म हो गया है, जो कि संपत्ति का अधिकार था, ये खत्म हो चुका है, ये अभी नहीं है। और 7वां हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में है। तो यहाँ पर एक ये खत्म हो गया है संपत्ति वाला, बाद बाकी ये 6 मूल अधिकार है।
और इसी प्रकार 32 से हम लोग 35 तक बोले, 12 से 35 तक, तो 32 के बाद 33, 34, 35 क्या है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। जैसे जैसे आर्टिकल आते जाएगा, अनुच्छेद आते जाएगा, इसका डिस्कशन भी करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हम लोग अभी डिस्कशन कर ही चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसका डिस्कशन फिर से कर देते हैं कि संपत्ति का मूल अधिकार को कब खत्म किया गया? 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वां संशोधन के द्वारा खत्म किया गया। कब खत्म किया गया? 1978 में किया गया। और अभी संपत्ति का अधिकार पूछेगा आपसे संविधान के किस भाग में? आपसे ये भी पूछा जाएगा संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है और उसे कहाँ पर शामिल किया गया है? तो भाग 12 में, भाग 3 से हटकर भाग 12 में चला गया है। और जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 300 क 300 ए भी रहेगा या 300 क, दोनों एक ही है, या 300 क। संपत्ति का मूल अधिकार अभी चला गया अनुच्छेद 300 क में या 300 ए में, जो कि कहाँ पर है? भाग 12 में स्थित है। 22 भाग है तो ये 12वां भाग में अभी चला गया है। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो अभी ये कानूनी अधिकार है। ये क्या है? कानूनी अधिकार, मूल अधिकार नहीं है। अर्थात वर्तमान में भी कितने मूल अधिकार हो गए? 6 मूल अधिकार। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे वो 6 मूल अधिकार क्या क्या हैं। तो अनुच्छेद 14 से यहाँ पे है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। हम लोग को 18 तक जाना है, लेकिन इसके पहले हम लोग ये भी जान लेंगे कि आर्टिकल 12 में क्या है। जो हमारा 12 में है, आर्टिकल 12, इसमें क्या है ये जान लेंगे। एक्चुअली 12 में ना परिभाषा है, डिफिनेशन है। किसका परिभाषा है? राज्य किसे कहेंगे, राज्य किसे कहेंगे, क्योंकि मूल अधिकार जो है राज्य के अगेंस्ट में ही तो है, तो आखिर राज्य किसे कहेंगे, केंद्र सरकार किसे मानेंगे, राज्य सरकार किसे मानेंगे, लोकल अथॉरिटी किसे मानेंगे, उन सब चीज़ों की परिभाषाएं दी गई है। अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई। किसकी परिभाषा? राज्य, स्टेट, सेंट्रल, लोकल अथॉरिटी, इन सब चीज़ों की परिभाषा है आर्टिकल 12 में। इसी तरह आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 में हमारा है कि मूल अधिकारों का कभी भी अल्पीकरण नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ कहा है 13 में, अल्पीकरण नहीं होगा, माने घटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि संसद तो कानून बना सकती है, संविधान में संशोधन भी कर सकती है, संसद को अधिकार है। लेकिन कहा गया है कि कभी भी कोई भी ऐसा विधान नहीं बना सकते हैं, संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं पारित कर सकती है जो कि मूल अधिकार को कम करे। मूल अधिकार को कम करने वाला कोई भी कानून पारित नहीं कर सकती है। ये कहाँ लिखा है? तो आर्टिकल 13 में। घटाया नहीं जा सकता है या घटाई नहीं जा सकती है, घटाई नहीं जा सकती है, मूल अधिकार को कभी घटाई नहीं जा सकती है। ये कहाँ पे लिखा गया? आर्टिकल 13 में बोला है कि आपको जो मन है कानून बनाइए, जो मन है संशोधन कीजिए, लेकिन कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कीजिएगा जो मूल अधिकार को घटाए, मूल अधिकार को कम करे या मूल अधिकार का हनन करे। और जब मूल अधिकार का हनन होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, SC एंड HC, यहाँ पे लोग जा सकते हैं मूल अधिकार का हनन होने पर। तो आर्टिकल 13 क्या है समझ गए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 to 18, आर्टिकल 14 to 18 हम लोग पहले देखिए। यहाँ पे आर्टिकल 14 to 18 क्या है? समता का अधिकार, समता का अधिकार, आर्टिकल 14 to 18। तो वही समता के अधिकार को हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार, या इसी को समता का अधिकार बोलते हैं। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है? 2 चीज़ें कहता है। विधि के समक्ष समता, पहला पॉइंट है। दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। 2 चीज़ है। विधि के समक्ष समता मतलब कानून के समक्ष सभी समान हैं, चाहे वो बहुत अमीर हो या बिल्कुल गरीब हो, दोनों ही कानून के नज़र में समान है। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग कोर्ट कभी जाते हैं तो वहाँ क्या रहता है कि वो महिला का फोटो रहता है
वो एक काला पट्टी आँख में बांधे रहती है और एक तराजू हाथ में रखती है, यानी वो जस्टिस करेगी सामने वाला को बिना देखे। इसलिए कहता है कानून अंधा है। कानून सामने वाला को नहीं देखता, उसके हस्ती को नहीं देखता, उसके पावर को नहीं देखता है, वो सिर्फ एविडेंस को देखता है और उसके गलत और सही को जांच करके जिस तरह से जो निर्णय होता है उसका वो निर्णय सुनाती है। इसीलिए कहते हैं कानून के समक्ष समता। कानून के नज़र में सभी समान है और इस कानून का सबको समान संरक्षण मिलेगा। अगर आपका कोई शोषण कर रहा है और अगर आप बहुत ही सामान्य लोग हैं, बहुत ही निम्न परिवार से आते हैं, तो भी आपको कानून का उतना ही संरक्षण मिलेगा। अगर कोई हाई प्रोफाइल से बिलोंग करता है उसे भी उतना ही संरक्षण मिलेगा। यानी दो चीज़ों पर, पहला कानून के नज़र में सभी समान है और कानून का सभी को समान संरक्षण मिलेगा। लेकिन हर चीज़ का अपवाद होता है, यहाँ पर भी अपवाद है। कुछ पद जैसे कि राष्ट्रपति, मान लीजिए प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन सब चीज़ों के लिए कुछ विशेष छूट दी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति पद पर विराजमान होते हैं तो उस पर कभी भी फौजदारी केस नहीं दायर किया जा सकता है। अगर वो किसी के सामने चाकू मार देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, तो भी उसे जब तक वो पद में रहेंगे उसे कानून से विशेष छूट मिलेगी। उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ केस नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन इसका उपाय है उसे पद से हटाने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उसे सजा मिल जाएगी। तो ये भी है, अपवाद है कुछ विशेष पदों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तनाशा हो जाएंगे, उसे पद से हटा दिया जाएगा, उसके बाद तो उसे सजा दी जा सकती है। तो ये एक्चुअली कह सकते हैं कि अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का जो अधिकार देता है वो बिल्कुल हर किसी पे लागू होता है। भले ही हम लोग देख रहे हैं कि अपवाद में राष्ट्रपति, राज्यपाल हैं, लेकिन वो परमानेंटली नहीं है। जब तक पद पे हैं, पद का गरिमा को बनाए रखने के लिए कुछ दिनों तक उसे कुछ विशेष छूट मिलती है, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 जो है ये 5 प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। पहला धर्म, दूसरा नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान। इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कौन? दो, पहला तो सरकार नहीं कर सकती है, और दूसरा कोई व्यक्ति भी नहीं कर सकता है, व्यक्ति भी नहीं कर सकता, आम व्यक्ति भी किसी से साथ इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है, नहीं तो लोगों के मूल अधिकार का हनन हो जाएगा और संबंधित पक्ष को कानूनी जो होता है कानूनी प्रावधानों के तहत सजा दी जा सकती है। तो कौन कौन सा? धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या धर्म, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान। ये नहीं कि आप हिंदू हैं हम तो मुस्लिम मेरे साथ भेदभाव करेगा, या मुस्लिम है उसके साथ कोई हिंदू भेदभाव करेगा, या फलना निचली जाति का है उसके साथ भेदभाव करेंगे, लड़का और लड़की में भेदभाव करेंगे, या कि आप बिहारी हैं हम झारखंडी हैं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करेंगे। नहीं, ये नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन है और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये सरकार के लिए भी है और आम व्यक्ति के लिए भी है ये अधिकार। यानी व्यक्ति को इन आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन हर जो प्रोविजन है, हर एक प्रोविजन का कुछ ना कुछ अपवाद है। इसमें भी कहा गया है कुछ पॉजिटिव अगर कुछ प्रभाव होता है और समाज के लिए कुछ सकारात्मक चीज़ें आती है तो इस समय में भेदभाव किया जा सकता है। और इसी में हमारा है आरक्षण इसी में समाहित है। इसी में कहा गया है कि भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं, जाति के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, धर्म के आधार पर भी नहीं कर सकते हैं, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि समाज में सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए आप कुछ भेदभाव कर सकते हैं, सरकार कुछ भेदभाव कर सकती है। जैसे कि आरक्षण को लाया गया है, जो समाज का निम्न तबका है, कमजोर वर्ग है,
उसे समाज के उच्च वर्ग तक ले जाने के लिए, मान लीजिए कम अगर स्टेटस इतना बड़ा है हाई कैटेगरी का और जो निचला तबका है उस स्टेटस इतना छोटा सा है, तो सरकार चाहती है, संविधान चाहती है कि स्टेटस इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि देश का विकास हो, थोड़ा हाई करना है, तो उसको थोड़ा पुश करना होगा। और पुश करने के लिए क्या होगा, विशेष रियायत दी जानी होगी उसे, या तो वही आरक्षण के माध्यम से दिया जाता है। जैसे अगर कोई एग्जाम है, आप अगर 110 में पास कर रहा है कोई, तो आरक्षित वर्ग के लिए उसे 100 कर दिया जाएगा, ताकि वह भी वहाँ पहुँच पाए, वह भी उनका जो स्थिति है वो सुधर सके और वो भी समाज में एक बराबर की स्थिति प्राप्त कर ले। तो कुछ विशेष सकारात्मक चेंजिंग लाने के लिए भेदभाव इन पांचों में भी कर सकती है सरकार। तो आरक्षण यहीं पे समाहित है, इसी में आरक्षण निहित है। तो आपसे ये पूछा जाएगा क्वेश्चन अक्सर, धर्म, मूल वंश, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है, तो ये 15 में है। आपसे पूछा जाएगा क्या सरकार भेदभाव कर सकती है, तो भेदभाव सकारात्मक चेंजिंग के लिए, सकारात्मक परिवर्तन के लिए कर सकती है। इसी प्रकार जो अगला है, लोक नियोजन में अवसर की क्षमता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, लोक नियोजन मतलब हो गया सरकारी नौकरी। अनुच्छेद 16 में कह रहा है लोक नियोजन में सरकारी नियोजन में अवसर की समानता होगी, ठीक है। किसी भी पद में नियुक्ति कार्य होगा, सभी नागरिकों को समान अवसर दिया जाएगा, समान अवसर प्रदान किया भी जाता है, और यह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। और अवसर की समानता जो है उच्च वर्ग के साथ साथ निम्न वर्ग को भी प्राप्त हो, इसीलिए यहाँ भी कुछ विशेष उपाय कर सकती है सरकार। यहाँ भी सकारात्मक चेंज के लिए, सकारात्मक लाभ के लिए यहाँ भी सरकार को कुछ विशेष पावर दिया गया है अनुच्छेद 16(3) और अनुच्छेद 16(4) के तहत। मतलब नौकरी में भी, जैसे मान लीजिए कि लड़कियां हैं, अब हाइट है, अब फौज में जा रहे हैं, अब हाइट मांगा है 165 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर मांगा है जेंट्स के लिए, वही लड़कियों के लिए 160 सेंटीमीटर, क्योंकि उनका हाइट लड़कों से कम रहा करता है, 160 दे देगा। उसी तरह अगर नॉर्थ ईस्ट के कोई लोग हैं, वहाँ के लोग नाटे होते हैं, उसके लिए भी हो सकता है 158 कर सकता है। तो इस तरह का चेंजिंग कर सकता है बैलेंस लाने के लिए सोसाइटी में। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 16 के तहत भी कुछ विशेष चेंजिंग कर सकती है सरकार, समाज में अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए 16 के तहत। इसी प्रकार इसमें जैसे कहा कि कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध करने का प्रावधान है, इसी तरह कुछ विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए, जैसे पहले कहा कि क्षेत्र के लोगों को, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, यानी क्षेत्र, उस क्षेत्र के लोग ही छोटे होते हैं, तो फौज में उसके लिए जो हाइट का मेजरमेंट होगा वो कम रखा गया है। इसी प्रकार समाज में कुछ लोग पिछड़े हैं, तो पिछड़े लोगों के लिए भी कुछ विशेष सुविधा सरकार कर सकती है, ताकि वो भी उन लोगों को टक्कर दे सके। इसी प्रकार आर्टिकल 17 है हमारा फंडामेंटल राइट, 17 है। 17 में के लिए क्या क्या, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत किया गया 17 के माध्यम से। अस्पृश्यता क्या होता है, छुआछूत। पहले के ज़माने में कुछ जो समाज के निम्न तबके के लोग थे, निचली जाति के लोग थे, उनके साथ काफ़ी छुआछूत किया जाता था कि उनका घर गांव में बिल्कुल अलग में रहेगा, वो समाज के साथ खा पी नहीं सकते हैं, समाज के साथ जो सामुदायिक भोज होता है वहाँ वो अलग में बैठेंगे, उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, एक ही विद्यालय में उन्हें साथ में पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें विद्यालय भवन से बाहर बैठना पड़ता था। ये सारे जो छुआछूत था, इसी को ख़त्म करने के लिए इसे फंडामेंटल राइट में शामिल किया गया। अगर आप किसी निम्न जाति के व्यक्ति को, अगर उनकी जाति के आधार पर उसे अस्पृश्य मानकर उनके साथ छुआछूत करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसके मूल अधिकार का हनन है और वह सीधे
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है। यह व्यक्ति के लिए भी है, यह व्यक्ति के लिए भी है और राज्य के लिए भी है, यह दोनों के लिए है। यह जो अधिकार है फंडामेंटल राइट, यह दोनों के अगेंस्ट में मिला है, व्यक्ति के अगेंस्ट में मिला है और राज्य के भी अगेंस्ट में मिला है अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता का अगर आप यानी छुआछूत किसी के साथ करते हैं तो वो मूल अधिकार का हनन है। ये फंडामेंटल राइट उन्हें दे दिया गया है। अब आप छुआछूत या ऊंची जाति नीची जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और इसमें इसका जो इसके लिए एक अधिनियम भी बना दिया गया है। और वो अधिनियम कब बना है? 1955 में। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1995 है, ये 1995 नहीं होगा, यहाँ पे 1955 होगा। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना और इसमें 1976 में पहली बार संशोधन भी किया गया है। और संशोधन करके क्या किया गया है? इसका जो पनिशमेंट है, दंड, उसे हार्ड किया गया है, दंड को कठोर किया गया है 1976 में संशोधन करके। अगर आप अस्पृश्यता करते हैं, अगर आप भेदभाव करते हैं तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट क्या है? 1000 जुर्माना आपका पनिशमेंट है या 2 साल का से सज़ा, ये पनिशमेंट है। 1000 जुर्माना या 2 साल का सज़ा या दोनों एक साथ भी हो सकता है। आप किस तरह पर आपका केस बनता है, किस तरह का आप कार्य करते हैं, उसके आधार पर। तो अस्पृश्यता को किस अनुच्छेद के तहत समाप्त कर दिया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। अस्पृश्यता को हटाने के लिए कौन सा मूल अधिकार जोड़ा गया है? अनुच्छेद 17। इसी तरह अनुच्छेद 18 क्या है? जो समता के अधिकार का लास्ट अनुच्छेद है। इसमें एक्चुअली समानता लाने के लिए क्या किया गया है? पहले अंग्रेजों के ज़माने में अंग्रेजों ने अपने कुछ कह सकते हैं अपने नज़दीकी लोगों को और उन्हें अपना साथ रखने के लिए उन्हें हमें आम भारतीयों से अलग कर दिया था। उसे कुछ अलग अलग उपाधि दे दी जाती थी। किसी को सर की उपाधि दे दी जाती थी, किसी को नाइटहुड की उपाधि दी जाती थी, नाइटहुड की उपाधि, तो किसी को राय बहादुर, ये सारी उपाधियां भारतीयों को दी गई थी अंग्रेजों काल में। और ये उपाधि लेने वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे, अपने नाम के आगे लगाते थे। जैसे राय बहादुर प्रताप सिंह नाम के साथ जोड़ देते थे, कोई सर जोड़ देते अपने नाम के साथ। इससे क्या होता? समाज में एक तरह से भेदभाव की स्थिति आती थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो इन सारी उपाधियों वाले लोग और जो सामान्य लोग थे उसमें एक साफ अंतर दिखता था कि ये कुछ विशेष वर्ग है और ये आम लोग हैं। इसको खत्म करने के लिए सरकार ने संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 18 को शामिल किया गया है और इन उपाधियों को खत्म कर दिया गया है, सारे उपाधियों का अंत कर दिया गया है। और सरकार ने यह भी कहा है कि कोई उपाधि नहीं रहेगी और अगर किसी को कोई अवार्ड मिलता है तो वह भी उसे नाम के साथ यूज नहीं कर सकता है। अभी इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं, इसके एक एक पॉइंट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया है? अनुच्छेद 18 के तहत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 18 के तहत। लेकिन दो सेक्टर जैसे कि सेना में अगर आप विशेष उपलब्धि प्राप्त करते हैं और दूसरा पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं और यहाँ पर आप विशेष उपलब्धि पाते हैं तो आपको कोई उपाधि दी जा सकती है, उपाधि प्रदान करेगी, लेकिन अन्य किसी क्षेत्र में नहीं। तो आपसे ये पूछा सर उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 18। कौन से दो क्षेत्र हैं जहाँ पर उपाधि दी जा सकती है? वो सेना और दूसरा एजुकेशन, विद्या। ठीक है। इसके साथ ही कहा गया अगर कोई व्यक्ति ऐसा है और वो भारत का नागरिक है और कोई विदेश में कोई देश उसे अवार्ड देना चाहता है तो अवार्ड को वो स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अगर वो स्वीकार करता है तो इसके लिए उसे क्या करना? राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं, उनसे वो परमिशन लेके अवार्ड ग्रहण कर सकता है, बिना परमिशन के अवार्ड नहीं ले सकता है। इसी प्रकार
आगे है कि राज्य के अधीन अगर कोई विदेशी है, कोई विदेशी व्यक्ति है, विदेशी है और भारत में कार्य करता है और उसे फिर अपने देश में या किसी अन्य देश में कोई उपाधि मिल रही है तो या कोई पद मिल रहा है तो राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के बिना वह स्वीकार नहीं करेगा। मतलब अगर आप विदेश से कोई उपाधि लेते हैं तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, लेकिन ये एक वॉलंटरी है। अगर आप उपाधि ले लेते हैं, हर कौन नहीं चाहता है अवार्ड लेना। अगर आपको अमेरिका अवार्ड देगा तो आप तो दौड़ के जाइएगा अवार्ड लेने। अवार्ड तो समारोह में होता है और हर किसी का शौक होता है कि समारोह में हमको भी अवार्ड मिले, तो वो हर किसी का उसके टैलेंट पर ही तो दिया जाता है। तो इसीलिए सरकार ने इसे समझते हुए इसमें अगर कहा है, कोई इसमें दंड का प्रावधान नहीं किया है। अगर कोई जाके अवार्ड भी लिया बिना परमिशन का तो उसके लिए दंड नहीं है, केवल ये सरकार का निर्देश है। अगर आप कोई इसे पालन नहीं भी करते हैं तो सरकार इसके लिए कोई सजा का उपबंध नहीं किए हुए हैं, लेकिन संसद को इसमें अधिकार भी है। अगर संसद ने अभी कोई कानून नहीं बनाया है तो भविष्य में कानून बना सकती है, ऐसा कहा गया है। यानी कि अगर आप विदेश से उपाधि लेते हैं किसी अदर देश से, दूसरे देश से, तो आपको राष्ट्रपति से परमिशन लेना होगा। राष्ट्रपति परमिशन दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर आप बिना परमिशन के चले जाते हैं और उपाधि ले लेते हैं, अवार्ड ले लेते हैं, तो भी आपके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। अभी तक का जो स्थिति है, सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन संसद को यह पावर दिया है, इस संबंध में वो कानून बना सकती है। जैसे नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया गया था, तो संसद ने कानून बनाया। इसी प्रकार इसके संबंध में भी, अनुच्छेद 18 के संबंध में भी संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उन्होंने अब तक कानून बनाया नहीं है और ना ही आज तक किसी को सजा दिया है। इसी में एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर, इसीलिए मैंने इसे शामिल किया है कि अवार्ड का जैसे तो बंद है, अवार्ड नहीं दिया जाएगा या तो उपाधि नहीं दी जाएगी, लेकिन हम लोग देखते हैं भारत में कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। कौन कौन से? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को दिया जाता है। ये आप लोग देखते होंगे न्यूज में, इस बार भी दिया गया है। तो ये भी तो है, आखिर अनुच्छेद 18 का वायलेशन है, अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारे वाद गए हैं, केस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे उचित माना है बस। लेकिन उसमें क्या कहा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने इन अवार्ड को उचित माना है, सही माना है, और लेकिन इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है, बशर्ते कि जिसे भारत रत्न दिया गया, पद्म विभूषण दिया गया या पद्मश्री दिया गया, वो अपने नाम के आगे इसका यूज नहीं करे। इसको नाम के पहले या नाम के बाद अपने नाम के साथ इसे जोड़े नहीं, सरनेम के रूप में इसका यूज नहीं करें। जैसे अगर मुझे भारत रत्न मिल जाता है तो मैं भारत रत्न संदीप योगी नहीं कर सकता हूँ, या भारत रत्न या तो पद्म विभूषित संदीप योगी नहीं कहूँगा, पद्मश्री संदीप नहीं कर सकता। अगर मैं कहता हूँ तब अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है। वो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है, बोला कि ये अवार्ड सही है, इस अवार्ड को आप दीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि जिसे अवार्ड दिया जा रहा है उसकी अपने नाम के पहले इन सब चीज़ों का यूज नहीं करें। इससे भेदभाव आता है समाज में, समाज में असमानता दिखती है, इसीलिए इस पर मनाही की गई है। इसीलिए अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय में कभी ऊपर इन अवार्ड को समाप्त कर दिया, का सोचे ये संविधान का उल्लंघन है। जैसे 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, उन्होंने भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि अनुच्छेद 18 का वायलेशन हो रहा है, यह अनुच्छेद 18 का वायलेशन हो रहा है, इसीलिए इसे खत्म कर दिया। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर से शुरू कर दिया और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने इन उपाधियों को उचित ठहराया, लेकिन बस क्या कहा, नाम के साथ इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 बनते हैं। सर्वप्रथम भारत सरकार ने भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री की शुरुआत कब की? तो 1854 में नेहरू जी के काल में शुरू हो गया था।
सर्वप्रथम उपाधियों की, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री की शुरुआत कब हुई? तो 1854 में। किसने की? नेहरू जी ने। इसे खत्म कब किया गया? 1977 में। किसने खत्म किया? मोरारजी देसाई ने। इसी प्रकार मोरारजी देसाई ने जब खत्म किया, इसे पुनः प्रारंभ कब किया गया? 1980 में। किसने? इंदिरा गांधी ने। और सुप्रीम कोर्ट ने कब डिसीजन दिया कि ये उपाधि सही है? तो 1996 में। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3-4 बन सकते हैं, इसे आप लोग ध्यान देंगे। तो आज का ये क्लास फंडामेंटल राइट हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें हम लोगों ने पहला जो समता का अधिकार है उसे पढ़ लिया। समता के अधिकार को हम लोग खत्म कर चुके हैं। जो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 से आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे थे एग्जाम फाइटर नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।